बोर्ड देखो, अब 1909 में पहली बार जो पृथक निर्वाचन दिया गया था, ध्यान से समझ लेना है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद से इसी का एक पार्ट के तौर पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, जो अभी वर्तमान में कंटिन्यू है। वर्तमान में पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, पता ही होगा आपको, ठीक है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, ठीक। तो 1909 में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। तो पहली तो ये एक बात समझ लीजिए, 1909 में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। किसके लिए दिया गया था? मुस्लिम समुदाय के लिए, जो आगे चलकर 1919 के अधिनियम में कुछ लोग और शामिल किए गए, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन लोगों को पृथक निर्वाचन दिया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बोर्ड पे देखो। निर्वाचन प्रणाली 2-3 प्रकार से चुनाव होता है। एक होता है सामान्य निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। तो एक हो गया ये सामान्य निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत। एक होता है रिजर्व, हिंदी का सॉरी रिजर्व का आरक्षित या रिजर्व, तो इसको लिख लेते हैं आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। ये किसी का पढ़ने जा रहे हैं अब, कौन सा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। बात समझ रहे हैं? तीनों में क्या अंतर है समझिए। सबसे सामान्य निर्वाचन प्रणाली, ये तो पहले से चल रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि गोपालगंज में चुनाव कराना है, गोपालगंज में, ठीक है। अगर ये सीट सामान्य निर्वाचन प्रणाली के तहत अलॉट हुआ है, तो गोपालगंज में इलेक्शन होगा, गोपालगंज में चुनाव होगा, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े होंगे, कैंडिडेट वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हैं, वो सब के सब यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और यहाँ के जो वोटर होंगे, वोट डालने वाले, ये भी किसी भी जात, जिनको भी वोटिंग राइट्स मिला हुआ है, 18 वर्ष से जो भी ऊपर हैं, जिनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा हुआ है, वो सभी लोग यहाँ पे वोट डालने के अधिकार उनको प्राप्त है। हमें समझा दिए, हमें समझ लीजिए। तो सामान्य निर्वाचन प्रणाली में किसी भी व्यक्ति को, अब उसके लिए भी क्राइटेरिया है, मान लो कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल का एज होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सब क्राइटेरिया वो अलग बात है। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर सभी किसी को चुनाव लड़ने का यहाँ पे पूरी तरह से अधिकार है, ठीक है। फिर वोटिंग करने का भी, जिसको भी वोटिंग राइट, जिसका भी मतलब इसमें नाम जुड़ा है, वो सब लोग अपना वोट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, अपना वोट करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत पर ये व्यवस्था भारत में चल रही थी। फिर आगे चलकर 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली आ गई। अब अच्छा, इस वोट में क्या होगा, मतलब सामान्य निर्वाचन प्रणाली में सामान्यतः जो मतगणना होती है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते वाली व्यवस्था यहाँ पे लागू होती है। मतलब पिछले प्रत्याशी से एक भी वोट अधिक मिल गया है तो उसको विजेता घोषित कर देगा। मान लीजिए जो जीता है उसको 5 लाख 1 वोट मिला है, जो हारा है उसको 5 लाख वोट मिला है, तभी जीतने वाले पर 5 लाख 1 वोट वाला क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सामान्य निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इस तरह से मुस्लिम्स को ज्यादा इसमें, मतलब उन लोगों के लोग सदस्य नहीं जीत रहे थे। फिर तो ब्रिटिश से डिमांड किया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था लाई। तो इसमें क्या होगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली में जो कैंडिडेट होगा, मतलब मान लो कि गोपालगंज को पृथक निर्वाचन प्रणाली क्षेत्र के अंतर्गत घोषित कर दिया गया, ये गोपालगंज में पृथक निर्वाचन प्रणाली से चुनाव होगा और मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। तो जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय से होगा, दूसरा कोई यहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। सिख के लिए घोषित किया जाएगा तो सिर्फ कौन लड़ेगा, सिख लड़। हिंदू के लिए घोषित किया तो सिर्फ हिंदू लड़। बात बुझाया? तो कैंडिडेट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से, मुस्लिम। जिसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया सिर्फ वही होगा। साथ ही साथ जो वोटर होंगे, वोट डालने वाले लोग, वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। दूसरा किसी को वोट डालने का भी अधिकार यहां पे नहीं दिया गया है। बात समझ में आया? तो पृथक निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन प्रणाली में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और जितने लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है या वोटर लिस्ट में वो ऐड है, वो सब लोग वोट करेंगे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ जिसके लिए वो पृथक क्षेत्र होगा वही सिर्फ वहां से चुनाव भी लड़ सकता है और उसी कम्युनिटी के लोग सिर्फ वोट भी डाल सकते हैं।
यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 1909 में पहली बार मुस्लिम्स को, 1919 में सिख और भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियंस को दिला गया। कोई दिक्कत परसेंट। आगे चलकर पढ़ेंगे, इतिहास का ये विषय है। हम 1930-31 के आसपास ब्रिटिश से दलित समुदाय, B.R. अम्बेडकर और उनके नेतृत्व में दलित समुदाय ने डिमांड किया कि दलित समुदाय को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, क्योंकि इनका भी प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं था विधायिका में और बाकी जगहों पे। तो इन्होंने डिमांड किया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने इस डिमांड को मान लिया कि आपको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अब गांधी जी और जितने सारे नेशनल लीडर थे, इनको लगे कि भाई अभी तक तो धर्म के नाम पर दे रहे थे, अभी विकित धर्म में भी बंटवारा करने लगे कि ये दलित के लिए अलग अलग और इनके लिए अलग। तो गांधी जी इसके खिलाफ अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए। पूना में उस समय जेल में बंद थे 1932 में, और वहीं पे इसके खिलाफ सांप्रदायिक पंचायत नामक एक कानून बना था ब्रिटिश का, जहाँ पे उनको दलित समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की सब व्यवस्था की गई थी। इसके खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे और फाइनली सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता हुआ, जिसमें यह व्यवस्था कर दिया गया कि दलित समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिलाएगा, परंतु विधायिका में दलित समुदाय के लिए कुछ सीटें क्या की जाएगी, आरक्षित, रिजर्व की जाएंगी। 1932 या फिर 1935 के कानून के बाद दलित समुदाय को पृथक निर्वाचन तो नहीं दिला गया, लेकिन उनके लिए सीटें कुछ क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई या आरक्षित कर दी गई। अब इसका क्या मतलब है? सामान्य में तो कोई भी कैंडिडेट होगा, कोई भी, सब लोग वोटर होंगे। पृथक निर्वाचन में जिसके लिए दिलाया वही कैंडिडेट, वही वोटर। फिर रिजर्वेशन में क्या व्यवस्था है? तो रिजर्वेशन में ये व्यवस्था है कि जिसके लिए रिजर्व होगा कैंडिडेट उसी का होगा, दूसरा कोई यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। परंतु जो वोटर है, वोटर वो सबको ही होगा, जिसको भी वोटिंग राइट मिला हुआ है या जिसका भी वोटर लिस्ट में किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से है, वो सब लोग अपना वोट यहाँ पे कास्ट करेगा या सब लोग अपना वोट डालेगा। तो पृथक निर्वाचन और रिजर्वेशन सेम है? नहीं, पृथक निर्वाचन में दोनों सेम था, कैंडिडेट और वोटर, लेकिन और रिजर्वेशन में दोनों क्या है, अलग है। जैसे गोपालगंज का सीट लोकसभा के लिए अभी रिजर्व है। किसके लिए भाई? लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए रिजर्व है, तो जो भी कैंडिडेट SC कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो जो भी कैंडिडेट होगा वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन लड़ सकता है? शेड्यूल कास्ट का ही कोई व्यक्ति लड़ सकता है। लेकिन वोट करने तो सबको ही गया, बोलो ना जी उसमें। तो वोटिंग राइट सबको प्राप्त है। देश जब स्वतंत्र हुआ, आजादी के समय संविधान वगैरह बन रहा था, तब संविधान बनाने वालों को देखो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिलाया था। मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा वहां से विवाद हुआ तो आगे चल के वो पाकिस्तान बना। तो आगे कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र और किसी को दिलाए और आगे चलकर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो पृथक निर्वाचन प्रणाली जितना था वो सबको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। परंतु SC ST की स्थिति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो पिछड़े मतलब वो आते थे, तो उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए संविधान सभा में ये मत बनी कि अगले 10 वर्षों तक इनको रिजर्वेशन दिलाएगा। आगे फिर स्थिति को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर लगेगा कि ठीक हो गया तो फिर रिजर्वेशन समाप्त हो गया, फिर आगे जैसा हुआ। तो 1950 में भारत का संविधान बनकर लागू हुआ और 10 वर्षों तक सब पृथक निर्वाचन वर्ष सब ये खत्म करके 10 वर्षों तक रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई भारत के संविधान में। विधायिका में और फिर सरकारी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में इनको रिजर्वेशन दिलाया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। विधायिका मतलब लोकसभा में और विधानसभा में। लोकसभा में जैसे 543 सीट है, तो अभी लगभग 84 सीट SC के लिए और 47 सीट ST के लिए क्या है, रिजर्व है। रिजर्व है, समझ रहे हैं ना अब, कि जहाँ से रिजर्व होगा, जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 सीट SC के लिए क्या है, रिजर्व है। तो SC के लिए रिजर्व है, तो वहां से कैंडिडेट सिर्फ कौन खड़ा होगा, SC। जैसे गोपालगंज रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ से हमेशा आप देखेंगे कि कौन खड़ा होता है, कोई SC कम्युनिटी के लोग।
तो देश का संविधान बना, तो संविधान बना तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र को तो समाप्त कर दिया गया, परंतु रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। 1950 में 10 वर्षों के लिए इसको लाया गया था, लेकिन 1960 में संविधान संशोधन हुआ और अगले 10 वर्षों तक इसको बढ़ा दिया गया। फिर 70 में संशोधन हुआ, फिर 10 वर्ष, फिर 80 में संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी थी, फिर 10 वर्ष, फिर आगे चल के फिर संशोधन हुआ, फिर 10 वर्ष, फिर 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर संशोधन हुआ, फिर 10 वर्ष, फिर मनमोहन सिंह थे 2010 में, फिर संशोधन हुआ, फिर अगले 10 वर्ष, 2020 में मोदी जी थे, उन्होंने भी संशोधन करके 10 वर्ष बढ़ा दिया। तो अभी वर्तमान में कहाँ तक हो गया, 2030 तक। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ते रहा। ठीक है, तो 3 बातें समझ गए, सामान्य निर्वाचन प्रणाली, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली और पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब बोले कि बिहार में जो पंचायत का इलेक्शन है वहां पे 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है। पृथक निर्वाचन नहीं है, क्या है, रिजर्वेशन। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा पंचायत जो है वो महिला मुखिया की सीट के लिए महिला के लिए क्या है, रिजर्व है। आप इसका मतलब क्या समझते हैं, महिला के लिए रिजर्व है। तो ये किसी कम्युनिटी, कास्ट, धर्म इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है ना कि एससी के लिए होगा कि एसटी के लिए होगा। यहाँ से जो कैंडिडेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन चुनाव लड़ सकता है, महिला ही चुनाव लड़ सकती। तो महिला मुखिया ही बनेगी, भले काम मुखिया पति करे वो अलग बात है। ठीक है, सब जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन, केवल कौन उठेगा, महिला, वही चुनाव लड़ सकती है। यानी एक बात तो श्योर है कि लगभग 8000 प्लस पंचायत है, तो बिहार के 4000 प्लस पंचायत में जो मुखिया होगा वो कौन होंगे, सबके सब महिलाओं। आप अपने पंचायत में सोचिए, हो सकता है कि वहाँ पे जैसे गोपालगंज है, तो गोपालगंज में जितना मुखिया होगा उसमें 50% कौन होगा, महिला होगा। अब ये बदलते रहता है, फिक्स नहीं है कि एक, मान लो कि हमारे पंचायत में अप्लाई हो गया कि महिला वहाँ पे रिजर्वेशन है, अब हमेशा वही रहेगा तो फिर हमको कभी चुनाव लड़ने का मन करेगा, लड़ पाएंगे? बात समझ में आ रहा है? तो ये चेंज होते रहता है 15-20 वर्षों पर। इलेक्शन कमीशन कभी इधर उसको क्या करते रहते। जैसे गोपालगंज रिजर्वेशन है एससी के लिए, तो हमेशा रिजर्व रहेगा, तो कोई जनरल कैटेगरी या बाकी कैटेगरी के लोग यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ पाएगा नहीं। इसलिए इसको इलेक्शन कमीशन समय समय पर इसमें परिवर्तन करते रहता है। ये 3 बात समझ गए? ठीक है, तो ये पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, जाकर वहाँ से इसको बढ़िया से लिख के और फिर कल उपस्थित होइए, आगे इसका चर्चा जारी रहेगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक जो आपका है, जो आप टॉपिक आपको लिखाया गया था, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहाँ से फिनिश हो गया है। ठीक है, जाकर इसको बढ़िया से पढ़ के, जो घर पे किताब होगा उससे भी एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसके बाद से घटना चक्र होगा तो घटना चक्र, या लुसेंट होगा तो लुसेंट, कहीं से भी क्वेश्चन जरूर लगाना है, बिना क्वेश्चन लगाए नहीं पहुंचना है। तो 4-10 क्वेश्चन हम कल क्लास में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आप पहले से एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा काम खत्म हो गया है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका निकल गया। नेक्स्ट जो टॉपिक कल से चर्चा में आएगा, संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो भारत, जिस संविधान के बारे में आगे आपको पढ़ना है, वो संविधान कैसे बना, कौन कौन से लोगों ने मिलकर भारत के संविधान को बनाया, पूरी प्रक्रिया कैसे हैंडल हुई, इन सारी बातों के बारे में जानकारी को लिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप टेलीग्राम से इसको देखकर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो कभी बिना बनाया आ गए और फिर तो क्लास से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब 1-2 लोग नहीं लिख के आए तो उसके चलते हम क्लास डिस्टर्ब थोड़े ना करेंगे, फिर वो घर पे अपना बैठ के जहिया लिखेंगे तहिया आएंगे। बोलो ना जैसे, इसलिए उसको लिख लेना, बहाना नहीं कि फोन नहीं था तो ये चार्ज नहीं था तो रिचार्ज नहीं था तो फला था तो फला था। ठीक है, वो कहीं से रिचार्ज ना हो तो कहीं से वाईफाई कनेक्ट करा लीजिएगा, 2 मिनट में तो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, हम अपने लिए नहीं बता रहे, आपके लिए बता रहे, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, फिर इतना गर्मी के माहौल में भी 1 घंटा बने रहे, धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि अभी तो लाइट 1 घंटा से ही बाधित है।